तो यदि आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है, आपने बिना मेहनत के सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो उसको अपलोड ना करें, आपको पछतावा होगा और ज़िंदगी भर आपके सर पर तलवार लटकी रहेगी। पर्सनली चेक करें कि आप जो सर्टिफिकेट्स अपलोड कर रहे हैं वो आप ही के हैं और ये किसी के तो नहीं है, क्योंकि जो आपने एक बार अपलोड कर दिया सर्टिफिकेट उसको आप हटा नहीं पाएंगे, और जो आपने एक बार अपलोड कर दिया वो ज़िंदगी भर आपके साथ अपलोडेड रहेगा। हमारे पास अभी काफ़ी बड़ा डेटाबेस अवेलेबल है फेस स्कैन का और बायोमेट्रिक्स का। अभी देश में कहीं पर भी टैबलेट्स के ऊपर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2026 में हमको सफलता देखने को मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक चतुर्वेदी। आज राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है पत्रिका स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और रीट लेवल 1 और लेवल 2 की जो तैयारी है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा एग्जाम राजस्थान का है, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी इस बार है? देखिए, रीट लेवल 1 लेवल 2 की जो परीक्षाएं हैं वो 17 से 20 जनवरी यानी इसी महीने में आयोजित हो रही हैं। ये बड़ी परीक्षाएं हैं, इसमें लगभग 7,500 पद हैं। 7 परीक्षाएं होंगी, L1 जनरल और L1 संस्कृत की, और इसके अलावा L2 के 5 सब्जेक्ट्स की। इसमें लगभग 9 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। ये 7 अलग अलग परीक्षाएं हैं। 17 तारीख को एक परीक्षा होगी, उसके बाद में फिर 18, 19 और 20 जनवरी को 2 पारियों परीक्षा होगी। हमने सारी तैयारी कर ली है। परीक्षाओं के अंदर केंद्रों के ऊपर CCTV का बंदोबस्त, बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन, हर बच्चे का हस्तलिपि नमूना, बच्चों के एडमिट कार्ड पे लाइव फोटोग्राफ, उसकी अपलोडेड फोटोग्राफ, वो सब होंगी। कुछ कैंडिडेट्स का रिक्वेस्ट था कि परीक्षा का जो टाइम है वो 10 बजे की जगह 11 बजे होना चाहिए था, लेकिन चूंकि 18, 19, 20 तीनों दिन परीक्षाएं 10 बजे शुरू हो रही है, इसलिए हमने 17 तारीख को भी 10 बजे का टाइम रखा हुआ है। हालांकि ठंड का वक्त है, मगर मुझे उम्मीद है कि परीक्षार्थी थोड़ा पहले पहुंचकर समय से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और परीक्षा में लेट नहीं होंगे। कि आमतौर पर एक बहुत बड़ी समस्या जो होती है डमी की, वो काफ़ी सुनने को आती थी, लेकिन हमारी जो परीक्षा मैंने कराई है 2024 जनवरी से लेकर उसके बाद अभी तक ऐसे कोई प्रकरण नहीं हुए जहाँ पर कि कोई कैंडिडेट्स का डमी का उन्होंने प्रयास किया हो। इक्का दुक्का इंसिडेंट हुए थे, वो हमने पकड़ लिए थे। हमारे पास अभी काफ़ी बड़ा डेटाबेस अवेलेबल है फेस स्कैन का और बायोमेट्रिक्स का, इसलिए जो भी कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं वो फ़ौरन उनको हम उनका बैकग्राउंड जाके चेक करके मैच कर पाते हैं और बता पाते हैं कि कैंडिडेट सही है कि नहीं। इसके अलावा उनमें आधार कार्ड का भी इस्तेमाल काफ़ी एक्सटेंसिव तौर पे किया था, और उस वजह से भी लगभग सभी कैंडिडेट जो हमारे रजिस्टर होते हैं उन सबके आधार कार्ड हमारे पास होते हैं, आधार कार्ड नंबर हमारे पास होते हैं, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। इससे हमने परीक्षा केंद्रों पर और जो कक्ष होते हैं, परीक्षा कक्ष, वहाँ पर भी CCTV लगाना शुरू कर दिया है। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल क्या न करें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम करते हैं। जो हमारे CCTV लगे होते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड होते हैं, और यदि कोई कैंडिडेट बार बार लेफ्ट राइट देखता है, या फिर जो इन्विजिलेटर्स होते हैं जो कि एक ही जगह बैठे रहते हैं या बातें करते हैं, तो वो भी हमारा जो AI सिस्टम है उसको अलर्ट कर देता है। तो इस तरह से कई सारे तरीके से हम मॉनिटर करते हैं हमारी परीक्षाओं को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी जो परीक्षाएं हमारी होंगी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होंगी, शुचिता से भरी होंगी, और कोई भी कमी उसमें नहीं होगी। और जो दूसरी एजेंसीज हैं जैसे रोडवेज हुआ, रेलवे हुआ, उनके साथ भी क्या कोऑर्डिनेशन किया गया है ताकि परीक्षार्थियों को और सहूलियत हो? क्या गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारी एक SOP बनी हुई है, चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो। हम सभी जो हमारी राज्य प्रशासन के जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हो, हमारे शिक्षाकर्मी हों, या हमारे रोडवेज कर्मी हों, सभी से हमारा बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। और जैसा कि सरकार की एक पॉलिसी है कि कैंडिडेट्स अपने घर से या किसी और भी जगह से परीक्षा केंद्र तक परीक्षा के 2 दिन पहले तक पहुंच सकते हैं परीक्षा केंद्र पर, और उसके बाद में परीक्षा समाप्त होने के अगले 2 दिन तक वो वापस जहां पर भी जाना चाहे राजस्थान के अंदर जा सकते हैं, और उसकी ये रोडवेज़ की यात्रा फ्री होगी। ये सरकार की पॉलिसी है और उस पर हमेशा अमल होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को उसके बारे में पता होगा, और अपना वो एडमिट कार्ड साथ में रखें और उसके माध्यम से वो रोडवेज़ के अंदर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो सुविधा है वो 17 से 20 तक जो परीक्षा हमारी और रीट लेवल 1, 2 की, उसमें भी उपलब्ध रहेगी। मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा सभी कैंडिडेट्स को, युवाओं को, कि वो भी थोड़ी पहले से प्लानिंग करें
और हो सके तो बजाय परीक्षा के दिन के एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्र वाली सिटी में पहुँचें। हालांकि थोड़ी इसमें असुविधा है, लेकिन वो करने से ये भीड़ भड़के से बच सकेंगे और परीक्षा केंद्र पर लेट नहीं होंगे। एलडीसी परीक्षा का जिक्र आपने किया है, क्या परीक्षा है, कितने इसमें परीक्षार्थी होंगे, उसको लेकर क्या तैयारी है, क्या इसकी तिथियां घोषित की जा चुकी हैं? देखिए, हमने अभी कल ही बल्कि 2 दिन पहले ही हमने ये सिलसिला शुरू किया है अगले आने वाली परीक्षाओं का, कि फॉर्म भरवाने का और परीक्षा की तिथियों को घोषित करने का जी। क्योंकि कुछ बदलाव किए गए थे, क्योंकि फरवरी मार्च में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो हमारी वो परीक्षा की तिथि हमको बदलनी पड़ी जी। तो उसके चलते हमने कुछ 5-6 परीक्षाओं की तिथियां घोषित की हैं जी। और उसमें एक तिथि हमने जो ऐड नहीं कर पाए थे और वो थी एलडीसी भर्ती परीक्षा। एलडीसी भर्ती परीक्षा 5 और 6 जुलाई को हमने तिथि दी हुई है, 5-6 जुलाई 2026 की। और खुशी की बात है कि इसमें अंदर लगभग 10,000 के पद इसमें संभावित हैं और ये एक बहुत बड़ी भर्ती होगी। और चूँकि 10,000 पद हैं तो इसमें बहुत तादाद में बच्चे परीक्षा बैठेंगे भी, और ये सीईटी बेस्ड परीक्षा है। इसके अलावा वुमेन सुपरवाइज़र, लैब असिस्टेंट, इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन निकलेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा ये एक मैसेज है सभी कैंडिडेट्स को कि चूँकि फॉर्म भरने के हालांकि 1 महीने का टाइम दिया जाता है, मगर ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर बहुत से कैंडिडेट्स महीने के आखिर में जब लास्ट डेट होती है उसके आसपास फॉर्म भरते हैं और फिर वो फॉर्म भरने में चूक जाते हैं और उनका एक अगली भर्ती फिर 2-3 साल बाद आती है, तो फिर वो चूक होने से काफ़ी उनको दुख होता है। तो आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट्स को कि आप बिना लास्ट डेट का इंतज़ार किए टाइम से अपना फॉर्म ऑनलाइन भरें। फॉर्म भरने से पहले देख लें कि आपकी पात्रता उस परीक्षा के लिए है कि नहीं, ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े, बाद में आप उसके लिए अपात्र घोषित ना हो जाएं और आपके खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। साथ ही साथ इंश्योर करें कि यदि आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेटेड नहीं है, उसको आप अपडेट कर लें। आपकी डिटेल्स में जो OTR में है वो अपडेट कर लें। अब हमने एक पॉलिसी और नया हमने एक तरीका निकाला है फर्जीवाड़े को रोकने का, और वो ये है कि अभी आपको अपने फॉर्म भरने के साथ साथ ही आपको OTR में अपने सभी डिग्रियाँ और सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है सभी कैंडिडेट से, सभी युवाओं से, कि आप खुद पर्सनली चेक करें कि आप जो सर्टिफिकेट्स अपलोड कर रहे हैं वो आप ही के हैं और किसी के तो नहीं है, क्योंकि जो आपने एक बार अपलोड कर दिया सर्टिफिकेट उसको आप हटा नहीं पाएंगे। आपने किसी और का कर दिया उसको हटा नहीं पाएंगे, आपके रिकॉर्ड में वो दिखाएगा। और जो आपने एक बार अपलोड कर दिया वो ज़िंदगी भर आपके साथ अपलोडेड रहेगा और वो बोलेगा जब भी, चाहे RPSC परीक्षा दें आप, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड के दें या और किसी भी एजेंसी की परीक्षा दें। तो यदि आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है, आपने बिना मेहनत के सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो उसको अपलोड ना करें, आपको पछतावा होगा और ज़िंदगी भर आपके सर पर तलवार लटकी रहेगी। और जो भी आप डिटेल्स भरें उसमें गलती नहीं करें, क्योंकि गलती करने से मैंने देखा कि बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं वो परीक्षा पास कर लेते हैं, उनका DV भी हो जाता है और बाद में वो फंस जाते हैं और फिर वो पात्र नहीं हो पाते। तो मेरे आपके इस चैनल के माध्यम से मेरा सभी को रिक्वेस्ट है कि आप ई-मित्र, हालांकि वो खूब सावधानी से फॉर्म भरते होंगे, उसके बावजूद भी आप खुद भी चेक करें, इंश्योर करें कि आपके फॉर्म सही तरह से भरे गए। अभी भी कोई कैंडिडेट इस तरह गलती करता है तो हमारे जो नोटिफिकेशन होता है उसके अंदर काफ़ी क्लियरली बताया जाता है कि यदि आप गलती करते हैं तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। और हम नोटिफिकेशन निकालते हैं अलग से भी, हमारे वेबसाइट पर भी नोटिस लगे हुए हैं कि यदि आप जब फॉर्म भरने में, OTR भरने में गलती करते उसको सुधारने का क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या चार्जेज़ हैं, क्या फ़ीस लगेगी, कौन सी एजेंसी इसको सुधारेगी, वो सब कुछ बताया होता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद भी कई कैंडिडेट्स या तो उसके बारे में उसको पढ़ते नहीं है, कि अब हम पहले से ही सब बच्चों को फॉर्म भरने के वक्त ही हम सबको आपको अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी आप ये सारी कार्रवाई नहीं कर पाओगे। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर की परीक्षा अभी देने वाले हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, तो उनकी भी सुविधा है कि वो अपनी जो भी लेटेस्ट मार्कशीट है उसको अपलोड करके ये एक साबित कर सकते हैं कि उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, वो परीक्षा दे रहे हैं, वो पास कर चुके हैं प्रीवियस ईयर को और वो फाइनल के अंदर बैठेंगे, ताकि फिर आपको उससे अपात्र घोषित ना किया जा सके। तो CT परीक्षा हमने जो डेट दी थी वो फिलहाल CT परीक्षा अभी हम नहीं होल्ड कर रहे हैं। CT के बारे में अभी डिस्कशन, विचार विमर्श चल रहा है कि उसको किस प्रारूप में CT कराई जाए। तो जब उसका निर्णय हो जाएगा सभी को उसके बारे में फिर सूचित कर दिया जाएगा,
कि अभी सरकार का जो नया रूल है राज्य सरकार का कि पदों की जो वृद्धि होती है वो 100% तक की जा सकती है। अब से पहले 50% पद वृद्धि का ही रूल था, अब 100% पद वृद्धि हो सकती है। तो मान लीजिए कि लैब असिस्टेंट परीक्षा के अंदर जो कि करीबन 800 पदों पर अभी की जा रही है, तो उसमें पद वृद्धि की संभावना है और उसमें फिर वो लगभग डबल यानी कि 1600 पदों तक उसकी परीक्षा उसकी भर्ती की जा सकती है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है युवाओं के लिए, खासकर जो बेरोजगार युवा हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी आप परीक्षा दें, आप ये सोचें नहीं कि जो ये पद उन्होंने बताए हैं अपने विज्ञप्ति में वो नंबर कम है, वो डबल हो सकती है। तो आप हमेशा उसको डबल सोचकर ही चलें और उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप भी उम्मीद अच्छी रखें, मुझे पूरा भरोसा है कि आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। गाइडेंस को लेकर, टिप्स को लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? गाइडेंस को लेकर बस मेरा हमेशा यही कहना होता है कि आमतौर पर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा टेक्निकली पढ़ाई नहीं करते, वो बहुत एक नॉर्मल वे में, इजी वे में पढ़ाई करते हैं। उनको हमेशा पुराने जो प्रश्न पत्र हैं हमारी परीक्षाओं के आरपीएससी के, एसएससी के, उनको देखना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। जब तक आप पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट और आपका जो नेगेटिव मार्क्स आप अर्न करते हो वो उस पर आप काबू नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप कैंडिडेट्स को, युवाओं को जितना हो सके पुराने पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए और टाइम बाउंड तरीके में सॉल्व करना चाहिए, बिना किसी हेल्प लिए करना चाहिए और फिर जांच करवानी चाहिए। तो मान लो 2 कैंडिडेट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे का वो पेपर करें और एक दूसरे से सॉल्व करवाएं और चेक करवाएं, सॉल्व करवाएं चेक करवाएं कि उन्होंने पेपर सही किया कि नहीं किया, तो उससे काफ़ी आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। आपको लगता है दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है और यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करके व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है? देखिए, दूसरे देशों के अंदर टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ हो रहा है और हम भी काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो परीक्षा करा रहे हैं हम वो अभी पेपर पेन परीक्षा करा रहे हैं, यानी कि ओएमआर शीट पर कैंडिडेट्स अपने रेस्पॉन्स रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि इससे बेहतर एक ऑप्शन है और वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा का, उसका भी हमने इस्तेमाल किया और पहली बार हमने हमारे पिछले 2 साल के अंदर 10 परीक्षाएं हमने सीबीटी की कराई हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराई हैं। ऑनलाइन या ऑनलाइन, उसको ऑनलाइन बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, हमने करा चुके हैं। और अभी पिछले 1 साल से ऊपर से हमारा प्रयास है कि हम टैबलेट बेस्ड टेस्ट परीक्षा कराएं, यानी कि परीक्षाएं टैबलेट्स पे की जाएं बजाय कंप्यूटर के। क्यों? तो हम चाहते हैं कि हम टैबलेट्स को सरकारी स्कूलों में ले जाकर वहाँ परीक्षा कराएं, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। तो उस पर अभी आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास में हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हम उसमें 2 बार फेल हो चुके हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, हमारे प्रयोग और हमारे एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुए, मगर फिर भी हमने आस नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है और अब लगे हुए हैं। क्या कमियां आई हैं सर? आप जैसे बता रहे हैं कि 2 बार उसमें बेसिकली जो कमियां होती हैं वो सॉफ्टवेयर की कमी होती हैं, जो फायरवॉल की कमी होती है और कई सारे उसमें जो चेक्स बैलेंसेस होने चाहिए टैबलेट बेस्ड टेस्ट कराने में, क्योंकि जब आप टैबलेट्स पर आप एग्ज़ाम करा रहे हो तो इसका मतलब आपका जो पेपर है वो लाइन पर नहीं आ रहा है, बल्कि वो इन एयर आ रहा है और वो टैप हो सकता है, वो हाईजैक हो सकता है, यानी इसको अपन बोल सकते हैं कि उसको हैकिंग की जा सकती है जी। अभी देश में कहीं पर भी टैबलेट्स के ऊपर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। अच्छा। जो एकेडमिक एग्जाम्स वो टैबलेट्स पर कराए जाते हैं, कुछ जगह पर होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। किसी ने अभी तक ऐसी रिस्क नहीं ली है कि इसको टैबलेट्स के ऊपर हम रिक्रूटमेंट एग्जाम कराएं। मुझे उम्मीद है कि 2026 में हमको सफलता देखने को मिलेगी। मैं आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो कि पीएच कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं कि वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो रजिस्ट्रेशन कर लें। हालांकि हमारा ये बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन था और मुझे उम्मीद है कि सभी ने कैंडिडेट्स ने 100 नंबर कार्ड हासिल कर लिया होगा या करने वाले होंगे, अन्यथा उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम जानकारी है परीक्षाओं से लेकर तैयारी तक और क्या कुछ आगामी समय में भर्तियां होने वाली हैं, परीक्षाएं होने वाली हैं, इसकी क्या तैयारी आपको करनी चाहिए, कौन से रूल हैं जिनको फॉलो करके आप परेशानी से बच सकते हैं और करियर में आगे बढ़ सकते हैं। मेजर जनरल आलोक राज ने बहुत बारीकी से इन जो तमाम बातें हैं इन पर फोकस किया है। बहुत फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।